नमस्कार, मैं डॉक्टर अंबिका हूँ बेनिसन IVF एंड हेल्थ केयर सेंटर से। और आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी यानी वो कपल्स जिनमें की निसंतानता का रीजन, कंसीव ना कर पाने का रीजन मेल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से योगदान है। तो जनरली हमारी जो अप्रोच होती है, एक सोच होती है कि बेबी ना कंसीव कर पाने का कारण मेजर केसेस में लेडी की तरफ से होता है, वाइफ की तरफ से होता है, पर ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो जो आंकड़े बताते हैं या डेटा के हिसाब से हमारे पास जो डेटा है, एनालिसिस है, उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ता है कि 1/3 केसेस में फीमेल कॉजेज रहते हैं, वाइफ की तरफ से रीजन रहता है कंसीव ना कर पाने का। 1/3 केसेस में हस्बैंड की तरफ से रहता है और बचे हुए केसेस में दोनों की तरफ से या रीजन नहीं पता चलता। तो अगर हम देखें इस हिसाब से मेल जो कॉजेज है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वल उनकी एक पार्टिसिपेशन है, योगदान है निसंतानता में। अब मेल इनफर्टिलिटी किस किस वजह से हो सकती है? नंबर 1 कि पेशेंट के सीमेन में काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, नॉर्मल फॉर्म्स कम है। दूसरा एक एक्सट्रीम फॉर्म हम देखें तो एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, यानी शुक्राणु नील होना, जीरो होना। IVF की एक फर्दर एडवांस टेक्नोलॉजी है ICSI या जिसको ICSI भी बोलते हैं। ये लैब के अंदर किया जाने वाला एक फर्दर प्रोसीजर है जिसमें कि हम बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स सैंपल में से पिक करते हैं। एक एक एग के अंदर एक एक गुड क्वालिटी स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी द्वारा पूरे सैंपल में से अगर थोड़े भी अच्छे स्पर्म्स हमारे पास हैं वो हम चूज करके एक एक एग में इंजेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं, भ्रूण तैयार करते हैं और फिर प्रेगनेंसी लाते हैं। अब दूसरा हमारे पास आया एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होगा कि पेशेंट को लगता है कि मेरा तो स्पर्म काउंट है ही नहीं, तो हम अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड या जेनेटिकली रिलेटेड चाइल्ड कैसे कर पाएंगे? इसमें भी क्या है, एजोस्पर्मिया 2 तरीके का है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि अंदर शुक्राणु डेवलप हो रहे हैं लेकिन कहीं रुकावट की वजह से रास्ते से बाहर नहीं आ पा रहे। इन केसेस में क्या ट्रीटमेंट रहता है? टीसा, पीसा, टेसी, ये सब हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम अंदर से शुक्राणु निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल टीसा की अगर हम बात करें तो एक नीडल डाल के या छोटा सा कट करके हम टेस्टिस में से स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं। फिर लैब में वापस ICSI ही किया जाता है जिसमें कि एक एक एग में एक एक स्पर्म इंजेक्ट करके एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं और आगे फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। फिर एम्ब्रियो को वापस लेडी के यूट्रस में डाला जाता है। अब लोगों को लगता है, पेशेंट्स को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर हमारे टेस्टिकल्स पे हो रहा है, कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, एक माइनर सिंपल प्रोसीजर है ये। इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पेन भी नहीं होती है, पेनलेस प्रोसीजर्स आजकल किए जाते हैं। तो ये एक अनदर फॉर्म ऑफ सिंपल ट्रीटमेंट है फॉर एजोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब दूसरी तरफ आया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में अंदर स्पर्म्स डेवलप ही नहीं हो रहे, तो अंदर बन नहीं रहे हैं, इस वजह से बाहर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इन केसेस में हम सबसे पहले कारण ढूंढते हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का कारण क्या है। क्या कोई मेडिसिन चल रही हैं, कोई स्टेरॉइड्स का अब्यूज हो रहा है या कहीं पेशेंट को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या कुछ जेनेटिक है, क्रोमोसोमल है। तो इन सब कारणों को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट वेरी करेगा। अगर कुछ ऐसी चीज है, मेडिसिन है, कोई सब्सटेंस वो ले रहे हैं जिसको विड्रॉ करने से, जिसको बंद करने से हमारे स्पर्म्स इंप्रूव होंगे तो वो किया जाता है। कुछ हार्मोन्स की जरूरत है, अगर डेफिशिएंसी है तो वो हार्मोन सप्लीमेंट किए जाते हैं। इस तरीके से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो टेक होम मैसेज आज के हम इस वीडियो से ये लेंगे कि अगर स्पर्म काउंट कम है या नील भी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आगे आइए, कंसल्ट कीजिए और नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स का फायदा उठाइए। थैंक यू।